हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर हैं वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से हम अभी अध्ययन करेंगे कि आरएनए क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आरएनए क्या होते हैं। आरएनए जो है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए किससे बना होता है ये देखिए। आरएनए राइबो तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा चेन का बना होता है। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा चेन का बना होता है। अब हम जानेंगे कि राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड में तीन अंग हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड के कितने अंग हैं? तो तीन अंग हैं। क्या क्या है? एक है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोज ग्रुप, पेंटोज शुगर, और तीसरा है फास्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस में क्या क्या आते हैं? आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन, डीएनए में थाइमिन आते हैं, लेकिन आरएनए में क्या आता है? नाइट्रोजन बेस में एक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। और पेंटोज शुगर पे आ जाती है राइबो शुगर। और डीएनए में आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर। फास्फेट ग्रुप में तो जानते ही हैं कि फास्फेट ग्रुप में क्या आते हैं। ठीक है, तो फास्फेट ग्रुप अकेला एक समूह है। ये क्या है कि आरएनए में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड के तीन अंग है, क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, तो एडेनिन जो है यूरासिल के साथ जुड़ता है। ठीक है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में इसका जो है ना स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा कि राइबोज शुगर किस टाइप से बनते हैं। तो ये भी पंच कार्बनीय होते हैं। यहां एक कार्बन, दो, तीन, चार और एक पांच। पांच कार्बन में यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। और ये जो है हाइड्रोक्साइड का ग्रुप, इस जगह पे नाइट्रोजन बेस हो, एडेनिन हो, या फिर गुआनिन हो, या फिर यूरेसिल हो, या फिर साइटोसिन हो। इस टाइप से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है
यहाँ पे क्या है कि राइबोज शुगर पे तीसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्साइड के ग्रुप पाए जाते हैं और दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्साइड के ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोज पे तीसरे कार्बन पर ही हाइड्रोक्साइड के ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आरएनए में पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर काम करता है? राइबोज शुगर ही काम करता है। ठीक है, अब राइबोज शुगर जब काम करता है तो क्या होते हैं, डीएनए जो है डबल हेलिक्स के होते हैं। नोट में लिखिएगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए डबल हेलिक्स के होते हैं और आरएनए सिंगल हेलिक्स के होते हैं। इसलिए आरएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक ही स्ट्रैंड पे होता है। ठीक है, तो यहां पे नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, और ये नाइट्रोजन बेस के नीचे जो होते हैं वो होते हैं फास्फेट ग्रुप प्लस शुगर। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि ये फास्फेट ग्रुप और शुगर जो होते हैं, तो ये वाले जो हमने एक चीज यहां पे जो नाइट्रोजन बेस होता है आरएनए में, नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन बेस आरएनए में नाइट्रोजन बेस आरएनए में नाइट्रोजन बेस एनसी ग्लाइटोमिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है, ये वाला बेस जो है वो किससे जुड़ता है? एडेनिन जैसे OH हो गया तो फिर एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा? एनसी ग्लाइटोमिक बेस द्वारा जुड़ता है। एनसी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ठीक है, और फास्फोडाइट, ये जो फास्फेट और शुगर है, फास्फेट और शुगर ये नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। दूसरा फास्फेट और शुगर फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा ये जुड़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि ये जो फास्फोडाइस्टर बंध कितने कार्बन से निकलते हैं? तो तीसरे कार्बन से। ठीक है, तो तीसरे कार्बन से निकलकर ये कितने कार्बन पे जुड़ जाता है? जाके 5 कार्बन पे जुड़ जाता है। इसलिए आरएनए में जो
RNA में फास्फेट और शुगर फास्फेट और शुगर 3 to 5 डायरेक्शन पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका तीसरा कार्बन यहां से जो निकला है ये फास्फेट ग्रुप निकलेंगे PO4, और ये फिर कहां से जुड़ जाएंगे, इस पंच कार्बन से जुड़ जाएंगे, इसलिए ये 3 to 5 के डायरेक्शन पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो RNA इस टाइप से होता है। मान लेते हैं ये RNA का यहां पे एडेनिन हो गया, यहां पे गुआनिन हो गया, यहां पे साइटोसिन हो गया, यहां पे यूरेसिल हो गया, और यहां पे एडेनिन हो गया, यहां पे साइटोसिन हो गया। इस टाइप से नाइट्रोजन बेस जो है आपस में जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है नाइट्रोजन बेस? तो एनसी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। एनसी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और फास्फेट और शुगर जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। कितने डायरेक्शन में रहता है? तो 3 to 5 के डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, अब जो है ये अगर एडेनिन है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं तो वह न्यूक्लियोटाइड किस टाइप से जुड़ा रहता है ये देखना है। ठीक है, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं? तो आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए। आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एडेनाइलिक एसिड AMP। गुआनाइलिक एसिड GMP। और तीसरा है यूरासिलिक एसिड UMP। चौथा है साइटोडाइनलिक एसिड CMP। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं ध्यान से देखिएगा। एडेनाइलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद है गुआनाइलिक एसिड, उसके बाद है साइटिडाइनलिक एसिड, उसके बाद है यूरेसिलिक एसिड, यूरेडाइलिक एसिड। ठीक
कि ये 4 प्रकार के एसिड हैं जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड को बनाता है और आपस में इस टाइप से जुड़े होते हैं। तो ध्यान से ये जो है हम अभी शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आरएनए का विस्तृत नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा चेन का बना होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 अंग हैं, कौन कौन से? एक नाइट्रोजन बेस है, दूसरा पेंटोज ग्रुप है, तीसरा फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार में जो बेस है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है यूरासिल के जगह, और आरएनए में थाइमिन के डीएनए के जगह में जो थाइमिन पाए जाते हैं, आरएनए में उस जगह पे यूरासिल पाया जाता है। ये अंतर में हमने दिखा दिए थे आप लोग को, ठीक। राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को फ्लो कीजिए, और इसमें जो पंच कार्बन्य होते हैं, ये पंच कार्बन्य में से जो तीसरे कार्बन है उससे कौन जुड़ा रहता है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पंच ग्रुप से वह जुड़ जाते हैं। इसीलिए यह 3-5 के डायरेक्शन में आरएनए जुड़ता है, ठीक है। आरएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है, ये AGUC जो लिखे हैं, इस पे आरएनए में नाइट्रोजन बेस NC ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। फास्फेट और शुगर जो होते हैं, फास्फेट और शुगर जो होते हैं, ये फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। किस डायरेक्शन में जुड़ा होता है फास्फोडाइस्टर बंध? तो 3-5 के डायरेक्शन में जुड़ा रहता है, याद रखिएगा, ये बंध पूछा जाता है। उसके बाद फिर ये है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक है एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटोडाइनिलिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। साइटोडाइलिक एसिड, इतने ही एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो आरएनए में इतने एसिड पाए जाते हैं जो एक चेन के समूह में बनाते हैं, इस टाइप से होते हैं। लेकिन आरएनए में सिंगल हेलिक्स पाया जाता है और डीएनए में डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। आरएनए में जो है डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और डीएनए में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद आरएनए के टाइप को जानेंगे कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए के टाइप, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है mRNA, mRNA को मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। यानी संदेश वाहक आरएनए। दूसरा आरएनए है टीआरएनए। इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। रूपांतरण आरएनए।
तीसरा होता है आरआरएनए, राइबो आरएनए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ये 3 आरएनए जो है क्या क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे कि एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है और आरआरएनए क्या है। ठीक है, तो एमआरएनए का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो एमआरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में होता है और वह निर्माण होने के बाद पुनः साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। पहले हम एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए जो है रूपांतरण नहीं, स्थानांतरण आरएनए है। एमआरएनए के बारे में जानना है। एमआरएनए यह आरएनए न्यूक्लियस में निर्मित होते हैं और साइटोप्लाज्म में चले आते हैं। आरएनए के बनने के विधि को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आरएनए बनने की विधि को भी हम अध्ययन करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो आरएनए कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं और साइटोप्लाज्म में चले आते हैं। आरएनए जो है ये एमआरएनए जो होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक ढांचा तैयार करता है। कौन करता है? एमआरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं।
यूकैरियोटिक सेल में mRNA एक ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है, mRNA का जो साइज होता है, mRNA कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो mRNA जो है 3 से 5% पाया जाता है। mRNA 3 से 5% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है mRNA का। RNA न्यूक्लियस में होते हैं, उसके बाद mRNA प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक ढांचा तैयार करता है। ठीक है, ये बात प्रोकैरियोटिक सेल में mRNA एक से अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है। हो गया, और क्या, ये 3 से 5% पाए जाते हैं। आरएनए के समूह में ये 3 से 5% पाया जाता है। कौन? mRNA, जो मैसेंजर आरएनए कहलाता है, वह कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 3 से 5% पाया जाता है। ठीक है, अब हम टीआरएनए के बारे में देखते हैं। टीआरएनए क्या है? ठीक है, तो ये जो है स्थानांतरण आरएनए है। ये आरएनए से ट्रांसफर किया जाता है, आरएनए को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहला ये आरएनए सबसे छोटी आरएनए है। ये आरएनए सबसे छोटी आरएनए है। यह आरएनए एमिनो एसिड को अम्ल को पकड़कर यह आरएनए एमिनो अम्ल को पकड़कर एमआरएनए तक लाते हैं। यह आरएनए एमिनो अम्ल को पकड़ कर एमआरएनए तक लाते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आरएनए जल में घुलनशील होते हैं।
यह आरएनए जल में घुलनशील होते हैं। यह आरएनए जल में घुलनशील होते हैं। इसीलिए इसे एसआरएनए भी कहा जाता है। एस फॉर स्लोबल, इसीलिए इसको एसआरएनए कहा जाता है। ठीक है, यह आरएनए 16 से 18% तक शामिल होते हैं, पाए जाते हैं। इस आरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर के पत्ती जैसे होते हैं। इस टाइप का आरएनए होता है। कौन? तो टीआरएनए। ठीक है, अब बचा आपके पास एमआरएनए, टीआरएनए, अब एसआरएनए। ठीक है, तो एसआरएनए क्या होता है? सॉरी, आरआरएनए। आरआरएनए यह आरएनए का प्रतिशत कुल आरएनए का लगभग 80% होते हैं। ये कुल आरएनए में 80% आरआरएनए पाया जाता है। यह राइबोसोम्स में पाए जाने वाले आरएनए है। यह राइबोसोम्स में पाए जाने वाले आरएनए हैं। ठीक है, तो आरआरएनए कहां पाया जाता है? तो राइबोसोम्स में पाया जाता है। यह आरएनए का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 80% आरआरएनए पाए जाते हैं। कुल आरएनए के लगभग 80% आरआरएनए होते हैं। ठीक है, यह आरएनए जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में सहायक होता है। आरआरएनए जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आरआरएनए का। ये आरएनए कहां पाए जाते हैं? एमआरएनए जो है आरएनए के न्यूक्लियस में बनते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक साचा यानी ढांचा तैयार करता है, किस टाइप से उसको सिंथेसिस किया जाए। ठीक है, उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए एक ही प्रोटीन का निर्माण करता है जो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए एक से
अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये 3 से 5% पाए जाते हैं। उसके बाद ये आरएनए जो है टीआरएनए, ये आरएनए सबसे छोटी आरएनए होती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए के ग्रुप में सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, तो टीआरएनए सबसे छोटी आरएनए कहलाती है। यह आरएनए एमिनो अम्ल को पकड़कर एमआरएनए तक लाते हैं और उसको सूचित किया करता है। ठीक है, कि ये प्रोटीन बनने लायक है। उसके बाद यह आरएनए जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसे एस आरएनए भी कहा जाता है, यानी स्लोबल आरएनए कहा जाता है। यह 16 से 18% पाए जाते हैं। इस आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं, क्लोवर के पत्तियों जैसे होते हैं। ठीक है, और आरआरएनए जो है, यह आरएनए का प्रतिशत कुल आरएनए का लगभग 80% होता है। यह राइबोसोम्स में पाए जाते हैं और ये आरएनए जो आरआरएनए है प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायक होते हैं। ठीक है, अब जो है हम अभी अध्ययन करने वाले हैं डीएनए का। जो अभी हमने बताया थे आप लोग को कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, उसी का अध्ययन हम अभी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। डीएनए से आरएनए, अभी जो फिर से हम टॉपिक पकड़ रहे हैं वो डीएनए से आरएनए बनने की विधि है। ठीक है, तो यहां एक डीएनए ने क्या किया, एक डीएनए जब रेप्लिकेशन किया प्रतिलिपिकरण, तो 2 डीएनए तैयार किए। एक डीएनए इस साइड आ गया और एक डीएनए इस साइड आ गया। ठीक है, तो 2 डीएनए तैयार किया। अब ये 2 डीएनए से यहां से क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बनेंगे, तो एमआरएनए बनना। ठीक है, तो इस विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, यही क्रिया को क्या बोला जाता है, ये क्रिया ही जो है, एक है रिप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा है ट्रांसलेशन। हम अभी जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। डीएनए से रेप्लिकेशन की विधि हमने आपको बता दिया था। अब हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शन की विधि को हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ये क्वेश्चन उठेगी कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनने के विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते
है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी एक होता है, यानी जो भी एमआरएनए बनने में डीएनए के जो अंग भाग लेते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। डीएनए के जो पार्ट्स एमआरएनए बनने में भाग लेते हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 क्षेत्र आते हैं। यूनिट में 3 क्षेत्र आते हैं। नंबर 1 प्रीमोटर, नंबर 2 दूसरा टर्मिनेटर, तीसरा प्रीमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा आ जाएंगे टर्मिनेटर। ठीक है, तो टर्मिनेटर रीजन तो ये 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पाए जाते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कहलाता है? तो डीएनए के जो भाग एमआरएनए बनने में भाग लेते हैं, डीएनए के जो पार्ट्स यानी अंग एमआरएनए बनने में भाग लेते हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। और इस यूनिट में कौन कौन आते हैं? तो इस यूनिट में 3 क्षेत्र आते हैं। एक हो जाता है प्रीमोटर का, दूसरा हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन का, और तीसरा हो जाता है टर्मिनेटर रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप से होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन की विधि, वो भी देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो विधि होती है वह विधि किस टाइप से होती है। तो ये मान लेते हैं डीएनए है, ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। अब इसी डीएनए में एक भाग हो जाएंगे आपका प्रीमोटर का, ये वाले भाग क्या है? प्रीमोटर। उसके बाद वाले भाग जो है वह है भाग स्ट्रक्चरल जीन,
और ये वाले भाग जो है वह है भाग टर्मिनेटर का। ठीक है, तो ये वाले भाग को हम क्या बोले, प्री मोटर। ये वाले भाग स्ट्रक्चरल जीन, और ये टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब प्रीमोटर का भाग होता है तो प्रीमोटर के भाग में कौन से एक एंजाइम आते हैं, जो एंजाइम आने के तत्पश्चात ही इस पे क्या होता है, एंजाइम आने के बाद ही ये अपना क्रिया शुरू करता है। ठीक है, तो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन की विधि में एंजाइम सहायक होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की विधि में कौन चीज सहायक होते हैं, तो एंजाइम सहायक होते हैं। अब यहां पे कौन से एंजाइम आते हैं, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। किसमें आता है, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम इसी में आते हैं। जब इसमें आ जाता है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, तब इसमें एक फैक्टर आके जुड़ते हैं। वह फैक्टर है सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। जब प्रीमोटर में पॉलीमेरेज एंजाइम आके जुड़ जाते हैं, कौन सा पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आके बैठते हैं, आकर बैठते हैं, तो तब उसमें एक फैक्टर आकर जुड़ जाता है, फैक्टर सिग्मा। आकर जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये जो है पेरीमोटर से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद सिग्मा आकर क्या करता है, पॉलीमेरेज एंजाइम जब आके किसमें बैठता है, प्रीमोटर के भाग में बैठता है, उसमें से सिग्मा आकर जुड़ जाते हैं और एमआरएनए बनने की विधि को शुरू कर लेते हैं। जैसे ही सिग्मा आके इसमें बैठता है, उसी समय एमआरएनए बनने की विधि शुरू हो जाती है। एमआरएनए बनने की विधि शुरू हो जाती है। हो गया क्लियर। एमआरएनए कौन बनाता है, तो प्रीमोटर में आरएनए पॉलीमेरेज आकर बैठते हैं, तब उसमें एक फैक्टर सिग्मा आके जुड़ता है और सिग्मा आने के तत्पश्चात ही एमआरएनए बनने की विधि स्टार्ट हो जाती है। जैसे यह सिग्मा आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम सिग्मा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के जो नाइट्रोजन बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में पाया जाता है स्ट्रक्चरल जीन के भाग में, उस जगह यह बॉन्ड को वह क्या करता है, तोड़ देता है। ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है। एंजाइम में सिग्मा फैक्टर है। जैसे ही ये आके बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वह क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के बाद आरएनए, हमने बताया था आपको कि आरएनए का निर्माण सिंगल होता है, तो जब ये सिंगल होते हैं तो ये आरएनए का निर्माण जो है इस टाइप से होने लगता है।
जब ये आरएनए हो जाता है, अगर यहाँ पे यूरेसिल था, सॉरी यहाँ पे एडेनिन था तो यहाँ यूरेसिल, ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन था तो यहाँ गुआनिन, यहाँ ए यू सी जी, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, इस टाइप से आरएनए का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो है किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, दो नाइट्रोजन बेस, सॉरी दो हाइड्रोजन, सॉरी दो आरएनए में दो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वह किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, हमने पहले बता दिया था कि एनसी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। ये अगर 5 डेज है तो ये दूसरा छोर 3 डेज, और ये 3 डेज है तो ये 5 डेज, ठीक है। अब जो आरएनए का निर्माण होता है वह आरएनए का निर्माण किस डायरेक्शन में होता है वो भी जानना है कि आरएनए का निर्माण जो होगी वह किस डायरेक्शन में होगी। आरएनए का निर्माण जो होता है वह 5 to 3 के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आरएनए का निर्माण 5 to 3 के डायरेक्शन में होती है। अगर यहां 5 to 3 ये आरएनए यहाँ पे क्या है 5 डेज और ये 3 डेज है, ठीक है। और ये 3 डेज का हेलिक्स है, यानी यहाँ पे 3 डेज है और यहाँ पे 5 डेज है, ठीक है। तो आरएनए का निर्माण कभी भी होता है तो 5 डेज से 3 डेज के डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया? 5 डेज से 3 डायरेक्शन, 5 डेज टू 3 डेज के डायरेक्शन में आरएनए का निर्माण होता है। इसीलिए अगर मतलब क्या है यहाँ पे कि जनक का जो है 3 डेज टू 5 डेज का जो पाया जाता है, ये वाले हेलिक्स को क्या बोला जाता है? ये जो हेलिक्स होते हैं ना, ये स्ट्रैंड्स जो है नीचे वाले, तो नीचे वाले जो जनक के हैं यानी पेरेंट्स के हैं हेलिक्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसके नाम को जानना है। तो इसके नाम हो जाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। यह स्ट्रैंड्स, यह जनक यानी पेरेंट्स के 3 डेज टू 5 डेज के डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड्स होते हैं। 3 डेज टू 5 डेज वाले स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 डेज टू 5 डेज वाले स्ट्रैंड्स को क्या बोला जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोला जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले जो होते हैं ना कि 5 डेज टू 3 डेज, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको कॉर्डिंग स्ट्रैंड्स बोला जाता है। हो गया, ये कॉर्डिंग स्ट्रैंड्स हो गया। अब क्या होता है? तो अब क्या होना है ये देखिएगा। अब ये जो है यहां पे ये प्रीमोटर का भाग, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में ये तैयार हो गया आरएनए। हमारा जो है आरएनए किसमें बना?
प्री मोटर में ये जो है प्री मोटर, और यहां पे हमारा जो है आरएनए बन गया। ये 3 ठीक है। अब ये जब आरएनए हमारे साथ बन गए तो ये वाले किस में बना, ये स्ट्रक्चरल जीन में बना। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन जो है कहां आके बैठेंगे, ये वाले जो है पॉलीमेरेज एंजाइम, यहाँ पे जो पॉलीमेरेज एंजाइम और सिग्मा था, तो ये पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम इसमें आके यानी कि टर्मिनेटर रीजन में आके बैठते हैं। तो टर्मिनेटर रीजन में आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे ही आते हैं, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे ही प्रवेश करते हैं, इस पर दूसरा कारक आ जाता है। कौन से कारक? वो कारक होते हैं रॉ कारक। ठीक है, जैसे ही वो आते हैं तो रॉ कारक आके अटैच हो जाते हैं, और रॉ कारक आने के बाद ही यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाविधि रुक जाती है, और ये डीएनए से आरएनए जो बनते हैं यह कहां चले जाते हैं, न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे ही टर्मिनेटिंग रीजन में पहुंचते हैं, टर्मिनेटर रीजन में पहुंचते हैं, जैसे ही आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचते हैं, तो पॉलीमेरेज एंजाइम से आरएनए पॉलीमेरेज से आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम से सिग्मा कारक यानी सिग्मा फैक्टर निकल जाते हैं, और रॉ कारक रॉ फैक्टर आकर जुड़ जाते हैं। रॉ के जुड़ने के बाद आरएनए बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेटर जो है, टर्मिनेटर रीजन पर कौन पहुंचते हैं, आरएनए पॉलीमेरेज जब पहुंच जाते हैं टर्मिनेटर रीजन पर, तो वहां सिग्मा जो फैक्टर था वह फैक्टर निकल जाता है और रॉ फैक्टर शामिल हो जाता है, और रॉ फैक्टर जैसे शामिल होते हैं कि आरएनए बनना बंद हो जाती है, और यह आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर कहां चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है,
तो साइटोप्लाज्म में आ गए। उसके बाद ये जो है हम इसको फिर से एक फिगर से समझा देते हैं आपको। इसमें 3 प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस हम बता देते हैं आपको। जब यहाँ पे डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आते हैं, एंजाइम प्रवेश करते हैं, तो इसमें कौन से कारक आके शामिल होता है? सिग्मा कारक आके शामिल हो जाता है। ठीक है, और सिग्मा कारक शामिल होने के तत्पश्चात ये क्या बनाना शुरू कर देता है? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम में जब सिग्मा कारक आकर शामिल होते हैं तो आगे एमआरएनए बनने की विधि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एमआरएनए बनने की विधि जब शुरुआत होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को इनिशिएशन कहा जाता है। इनिशिएशन प्रोसेस किस भाग में आके जुड़ता है? ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो है प्रीमोटर में आके जुड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ठीक है, जब ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रीमोटर भाग था ठीक है, तो यहां पे ये क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम्स निकल कर कहां चले जाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन के बीच प्रवेश करते हैं। जीन में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके शामिल होते हैं। तो इस बीच नाइट्रोजन बेस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वह टूट जाता है और ये क्या बनाते हैं? ये आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आरएनए का जो है निर्माण कर लेता है। इस समय ये जो आरएनए बन जाते हैं, यह आरएनए साइटोप्लाज्म में शामिल हो जाता है। ठीक, तो ये आरएनए किस भाग में बनते हैं? तो स्ट्रक्चरल जीन में बनता है। इस प्रोसेस को एलिगेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को एलिगेशन कहा जाता है।
ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस। नेक्स्ट ये अब यहां पे क्या होता है कि जब ये यहां इसने आरएनए को तैयार कर लिया, ये आरएनए बनके तैयार हो गए, तब ये क्या करते हैं, टर्मिनेटर पॉइंट पे यानी टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है। टर्मिनेटर रीजन पर कौन पहुंचता है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे ही पहुंचते हैं, और तो यहां पे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर हट जाते हैं, और सिग्मा फैक्टर हटने के बाद इस पे रॉ फैक्टर शामिल हो जाता है। और रॉ फैक्टर शामिल जैसे होती है कि आरएनए बनना बंद हो जाती है। आरएनए बनने बंद होने से क्या होता है, आरएनए में जैसे यहां पे रॉ फैक्टर शामिल होता है, वह आरएनए टर्मिनेटर रीजन से जो है, तो क्या करते हैं, टर्मिनेटर रीजन से ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम हट जाते हैं, और हटने के बाद आरएनए बनना बंद हो जाता है, और यह आरएनए बनकर कहां चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आरएनए का, और डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस। अब जो है एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस बाकी है, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता देंगे। ठीक है, कि ट्रांसलेशन किस विधि से होती है, ठीक है, और किस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आरएनए। क्लियर? तो आरएनए एक ही स्ट्रैंड्स पे बनता है, वो भी स्ट्रैंड्स क्या था, 5' to 3' पे बनता है। आरएनए एक ही स्ट्रैंड्स तैयार करते हैं, वो 5' to 3' बनते हैं, और एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, जो स्ट्रैंड्स जनक के 3' to 5' की ओर होते हैं, और एक होता है 5' जनक के 5' से 3' की ओर जो होती है, वह कॉर्डिंग स्ट्रैंड्स कहलाती है। ठीक है, तो हम अभी 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आरएनए कौन सी होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एमआरएनए की मात्रा कुल आरएनए में कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये 3 सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।